देखो तो 4 ग्राम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 4/40.1 मोल आती है। ये ऐसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल में इतने ज्यादा दिक्कत नहीं। उसके बाद बात आती है मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स of all the components or which are present in the solution. For example, A और B दो कंपोनेंट है। अब हमने पहले पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स जो है, मान लो इसके हमने एज्यूम कर लिया कि Na है और इसके एज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है Nb है, और इसका जो गिवन वेट है वो मान लेते हैं इसका Wa और इसका है Wb, और इसका मोलर मास Mb है, सॉरी Ma है, और इसका मोलर मास जो है वो Mb। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, मान लो किसी ए कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स तो Na निकाल लोगे आप Wa/Ma। मान लो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो A का, तो वो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A व्हिच आर Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो एक सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है A और B, तो A और B दो कंपोनेंट है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स Na है और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना है Nb। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा Na + Nb। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूशन की। तो ये किसकी वैल्यू आ गई Xa की। सिमिलरली अगर आप Xb निकालना चाहें तो Xb की वैल्यू कैसे आएगी Nb अपॉन यस और प्लस सॉरी जुड़ते भी क्या बेटा ये छोटा माइक बंद कर दे। कोई बात नहीं बेटा, उसको अनम्यूट कर लो, नहीं तो नहीं हो रहा है ज्योति का करेक्ट नहीं हो रहा उसका। हो जाएगा सो बोलो ज्वाइन करें, हो जाएगा। देखो म्यूट करने के लिए ऐसे इसलिए बोलता हूँ कि घर पे कई बार ऐसे बोल देते हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा कोई घर का नाम होता है ए पिंकली भाई ये चाल है, तो अच्छा नहीं लगता फिर ना, इसलिए म्यूट करना ज़्यादा बेटर है। नहीं तो आपका नाम सबको पता चल जाएगा कि इसका नाम पिंकली भाई है। तो Nb अपॉन Na प्लस Nb, ये क्या नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ Xp किसके इक्विवेलेंट होगा Nb अपॉन Na प्लस Nb के इक्विवेलेंट होगा। तो हमने ये 11th क्लास में एक बात पढ़ी थी कि मोल फ्रैक्शन जो होते हैं ना किसी सॉल्यूशन में, जो कंपोनेंट होते हैं और उनके जो मोल फ्रैक्शन होते हैं, वो उनका जो सम है वो हमेशा किसके इक्विवेलेंट होता है, यूनिटी के इक्विवेलेंट। उनका सम किसके इक्विवेलेंट होता है, यूनिटी के। ये चीज़ हमने डेराइव की थी, अगर आपको पता हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अभी अपने इसको डेराइव कर लेते हैं। देखो कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है, वो तो क्या n, तो n किसके इक्विवेलेंट होगा Na प्लस Nb। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्विवेलेंट होगा Xa प्लस Xb के। तो Xa की वैल्यू कितनी है Na अपॉन Na प्लस Nb, प्लस Xb की वैल्यू कितनी है Nb अपॉन Na प्लस। तो ऐसे ले लो, मैथ्स वाले बच्चे हैं, बायो वाले भी होंगे, दो चार हैं, कैंसिल आउट करो, कितना आया यूनिटी। ये यूनिटी किसके इक्विवेलेंट है x के, और x किसके इक्विवेलेंट है xa प्लस xb के। इट मींस विद दिस डेरिवेशन वी कैन इजीली से दैट xa प्लस xb प्लस xb इक्विवेलेंट क्या आता है यूनिटी। यूनिटी मतलब इसकी वैल्यू 1 आ गई, xa प्लस xb इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आपको कोई ये बोले कि किसी सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन 0.1 है, तो दूसरे भी फाइंड आउट करो। तो 0.1 प्लस xb इक्वल टू 1, तो xb बराबर क्या है 1 माइनस 0.1, कितना है ये 9.9। ओके चाहे लिखो xb इक्वल टू क्या आता है 1 माइनस xb, xb की वैल्यू 0.1 तो कितना है 9.90 है, 9.99 है, 9.99 जो है वो b के जो मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू है। कहने का मतलब आपको अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें ये देखना है कि दोनों को ऐड करके देखना है, अगर यूनिटी बराबर होता है तो सही है, अदरवाइज आपने कुछ केमिकल लोचा किया है उसमें और उस केमिकल लोचे को आप सही कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल सी बातें थी जो आप पहले पढ़ चुके हो मोल फ्रैक्शन। अब ये इसमें से याद क्या रखना है, एक तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट होता है, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है कि xa प्लस xb इक्वल टू 1 होता है। और मान लो किसी सॉल्यूशन के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, इसी में अगर 3 होते हैं मान लो, तो यहाँ पे आप xc भी लिख सकते थे और वो भी इक्विवेलेंट किसके आ जाता, यूनिटी के आ जाता। ठीक है, सो नाउ फॉर द नेक्स्ट
topic, there is a two concept, molarity and molality. So molarity and molality, out of these two, देखो मोलैरिटी जो है उस पर तो न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन मोलैरिटी है ना, वो आगे जो चार एप्लीकेशन आने वाली है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एक वो है वेपर प्रेशर, और एक है ऑस्मोसिस। ये चार एप्लीकेशंस आएंगे आगे। ऑस्मोसिस के बारे में बायो वाले बच्चों ने पढ़ा होगा पिछले साल कुछ। तो ये जो चार टॉपिक है, इन चारों टॉपिक के अंदर सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो करेगा कौन? मोलैलिटी। मोलैलिटी लिटना है उसमें, मोलैलिटी। रीटा रीटा है ना, रीटा से रिलेटेड है मोलैलिटी, और लिटने से रिलेटेड है मोलैलिटी, है ना। छुट्टियों में वैसे लिट रहे हो आजकल, पढ़े हो पहले काम है नहीं कोई। देखो मोलैलिटी और मोलैलिटी, सबसे पहले हम बात करते हैं, बेसिक सी बात कर लेते हैं मोलैलिटी की, और उसके साथ पैरेलल में चला जाते हैं इसको मोलैलिटी को, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मेन काम ये है कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बाकी जो होती है। देखो जो मोलैलिटी होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, एंड मोलैलिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। अब अगर मैं बाय बोल के थोड़ा सा रुक जाता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग को आइडिया हो जाए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। थोड़ा सा आप इसको प्रोनाउंस कर लिया करो माइक बंद करके, ठीक है। तो molarity capital M, molarity small m. So molarity is equivalent to, capital M is equivalent to number of moles of solute, number of moles of solute divided by volume of solution. ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा? ml में होगा। अगर तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और लीटर में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर ये लीटर में हो जाए तो देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000, अदरवाइज वी नीड टू मल्टीप्लाई इट 1000 टू कन्वर्ट दैट मोलैरिटी इनटू लीटर, ठीक है। So number of moles of solute upon volume of solution. So what is the definition of molarity? The number of moles of a solute, number of moles of solute present in 1 liter of solution. The number of moles of solute present in 1 liter of solution is known as molarity of the solution. कि किसी भी सॉल्यूशन की नंबर ऑफ सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन में उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है? मोलैरिटी होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution is known as molarity. राइट वाला है molarity, ठीक है। तो कैपिटल एम की वैल्यू ये आ गई। अब मान लो आपको नहीं पता कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपको अभी भी बोला कि हमें सॉल्यूट किसको एज्यूम करना है? B को। सो NB इक्वल टू किसके होगा? WB गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, दैट इज NB. So put the values of number of moles of solute here. So capital M is equivalent to number of moles of solute, which is represented by WB upon MB multiplied it, that is volume. Volume of solution that is represented by V in what? V किसमें? milliliter में. So V in ml, multiply it above by 1000 because it is in ml. जब ये ml में हमें इसको 1000 से multiply करना है. Now these are the two new terms introduced here. About these terms we have discussed before, that Wp is the given weight of solute and Mb is the molecular mass of solute. So Wb, Mb, if I talk about 4 gram of sodium hydroxide, then 4 gram that is Wb and 40 gram that is Mb. From this we can easily calculate the value of number of moles, and after that we can easily calculate the value of molarity of a particular solution. Now this M is also considered as SI unit of molarity. If suppose that you are given the concentration of an H2SO4 solution is 0.02 m, it means this 0.02 is the value and this capital M represents the molarity of the solution. So just to represent the molarity of the solution, that is 0.02 is the value, numeral digit, and M it
means mole per liter. देखो हमने क्या बोला, number of moles of solute present in 1 liter of solution, it means कि number of moles कितने हैं, how many number of moles are there in what 1 liter of solution. So the SI unit of this molarity is mole per liter. तो जो SI unit है किसकी molarity की वो कितनी है, mole per liter, मतलब मोल पर लीटर, या फिर उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल एम से, एंड वन अदर यूनिट इज देयर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक और यूनिट है इसकी, समटाइम्स इट इज रिटन ओवर देयर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दैट इज आल्सो एस यूनिट, सॉरी अनदर यूनिट, बट समटाइम्स इट इज नॉट रिटन ओवर देयर, you need to learn this one mole per liter or somewhere it is written as capital M। अगर आपको थोड़ा सा याद हो 11th क्लास के बारे में, तो हम जाना चाहेंगे चैप्टर नंबर 8 में, जिसमें हमने डैनियल सेल के बारे में कुछ पढ़ा था। तो उसमें आपको याद है मैंने एक आपको डैनियल सेल के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था ना, ऐसे करके कि ये जिंक है, आपको बताया इधर एनोड लिखते हैं, तो जिंक सॉलिड से ये जिंक 2+ में जाता है, यहाँ पे हमने एक्वस लिखा था, साथ में 1m लिखा था, इस 1m का मतलब था मोल पर लीटर। तो ये एक कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अच्छा अब एक बात बताइएगा आप मुझे जरा, चलो पहले मोलैरिटी के साथ साथ मोलैलिटी भी पढ़ लेते हैं। तो ये मोलैरिटी हमने पढ़ा, और इसकी अगर आपको मोलैरिटी किसी सॉल्यूशन की निकालनी होती है, अब मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल देता हूँ, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ एट योर होम, टुमारो वी विल डिस्कस इट इन दैट क्लास, सो प्लीज राइट डाउन द न्यूमेरिकल फर्स्ट। आर यू रेडी? कई तो मेरे जैसे यार नोटबुक ही नहीं लेके बैठे होंगे, बड़ा काम में डाल के ईयरफोन सुनना ही नहीं, कौन सा सुनता रहे। So please start writing the numerical. Write down 15% W by V, 15% W by V H2SO4 solution, H2SO4, 15% W by V H2SO4 is dissolved in 500 ml of solution. 500 ml of solution. Find out molarity of the solution. Find out molarity of the solution. अब आप ये बोलोगे सर आपने गोली दे दी, आपने अपने टाइम पे ले लिया 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमें इस चक्कर में डाल दिया 15% W by V, तो चक्कर में नहीं डाला है बेटा। कल हमने W by V, W by W और V by V मेथड्स पढ़े थे। आप लोगों को उन मेथड्स को यूज में लेते हुए पहले ये निकालना पड़ेगा कि कितने ग्राम H2SO4 को आपने 500 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है। तो वो निकालने के लिए पहले आपको W by V परसेंटेज मेथड यूज करते हुए पहले सॉल्यूट की अमाउंट निकालो और फिर उसकी मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, सो डू इट बाय योरसेल्फ एट योर होम। तो ये तो अब कौन मोलैरिटी। अब हम बात कर लेते हैं मोलैलिटी की। फिर इन दोनों में एक कंपैरिजन आएगा, बहुत ही शानदार कंपैरिजन होगा, हम उसको पढ़ेंगे। व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी इज सेम एज मोलैरिटी। जो ऐसा बोलता है वो बहुत ही गलत बोलता है, ऐसा नहीं होता कभी। मोलैलिटी मींस क्या होता है? द नंबर ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी वो है ये वाली सॉल्वेंट, और यहाँ क्या है बेटा? सॉल्यूशन। दोनों में फर्क है ना। यहाँ तो हम कंसंट्रेशन किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो किसके अकॉर्डिंग निकल रही है? सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट लिखा है, मोल्स ऑफ आपने ऐड करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent, present in 1 kg of solvent is known as molarity of the solution,
which is represented by small m, whereas in case of molarity the number of moles of solute present in 1 liter of solution is known as molarity, which is represented by capital M, right? So molarity is based on small m, so number of moles of solute present in 1 kg of solvent. So I'll just write a formula for this. Small m is equivalent to number of moles of solute divided by mass of solvent. अब वॉल्यूम होते थे ना, that is in ग्राम, अगर ग्राम में अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास क्यों लिखा है? क्योंकि उसने क्या बोला है 1 kg, kg किसकी यूनिट होती है? मास की। 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट मत लेते ना, ठीक है? तो 1 mass of solvent that is in 1 kg. मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें आ गया? ग्राम में। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर इसको अपने डिफाइन करते हैं आगे तो कैसे होगा? m is equivalent to नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वैसे होगा क्या? Wb upon Mb into W, mass of solvent in gram multiplied by, इसकी जो यूनिट होगी ऐसा यूनिट, इसकी तो होगी क्या? मोल पर लीटर, और इसकी होगी मोल पर केजी। अब डेसीमीटर इसका वॉल्यूम का यूनिट होता है, तो यहाँ पे हमने डेसीमीटर लगेंगे, ठीक है? तो मोल पर केजी, या फिर सिमिलरली स्मॉल m लिखा होता है, जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल देके बताया था, ये इसमें भी ऐसा हो सकता है कि मान लो कि ऐसे लिखा हो 0.001 m, इसका मतलब है कि मोलैरिटी है जिसकी डिजिटल वैल्यू, यहाँ जो न्यूमरल डिजिट है वो कितना है? 0.001, ये न्यूमरल डिजिट है और ये इसका ऐसा ही है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, मोलैरिटी और मोलैरिटी में। आगे जो इसके है जो न्यूमेरिकल सेशन है वो अपने अभी कोशिश करते हैं, 7 मिनट बाकी रहे हैं। उससे पहले इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको चैप्टर नंबर 3 में खूब याद दिलाएगा आपने। अब इसमें क्या होता है कि चैप्टर नंबर 3 जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो केमिस्ट्री है उसमें हम पढ़ेंगे। देखो जो इन दोनों में डिफरेंस है वो क्या है? एक चीज आप लोग देखना, और आपके लिए मैं सिर्फ 30 सेकंड वेट करूंगा आप उसको आंसर करने के लिए। सो जिसको ये आंसर पता हो वो आंसर करने की कोशिश करना, क्योंकि इसीलिए तो लाइव अदरवाइज यूट्यूब पर मैं पहले डाल जाता, आपकी जरूरत ही नहीं थी, बाद में ले लेते हैं। इन दोनों पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? What will be the effect of temperature on molality and molarity if it is increased or decreased? What will be the effect of temperature on both the quantities, molarity and molarity? If there is an effect, then what is it? Please, you have 30 seconds to think about it and then please answer it. देखते हैं पहले कौन आंसर करता है, अदरवाइज मैंने जिसका नाम लिया उसकी बेइज्जती भी होगी देखना नहीं। डू इट बाय योरसेल्फ, प्लीज बी फास्ट। व्हाट इज द इफेक्ट? मैं बता देता हूं कि मेरे जैसे पंछी बैठे हैं, मतलब भोले पंछी, कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में दोनों में से टेम्परेचर जो है वो किसको अफेक्ट करेगा, और अगर वो अफेक्ट करेगा तो उसके इंक्रीज होने से मोलैरिटी या मोलैलिटी पर क्या प्रभाव है? व्हाट इज द इफेक्ट? वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इजीली देख सकते हैं उसको।
अरे बोलो बेटा, 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट लगाओगे क्या? अरे आप सर यस, मोलैरिटी पे मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? कविता ये सर आप ही बोले थे ना मोलैरिटी पे, क्या फर्क पड़ेगा बताओ? आपने कैसे बोला कि मोलैरिटी पे पड़ेगा? वॉल्यूम पे इफेक्ट करेगा इसलिए वॉल्यूम पे, गुड, ओके, नाइस. Here we can see that the mass of a particular thing that can't be changed because temperature जो होता है वो mass को उतना जल्दी या उतना fast response के साथ उसको affect नहीं करता है, या हम ये बोल सकते हैं कि mass पर temperature का जो effect होता है वो negligible होता है, लेकिन volume means what? लीटर में है क्वांटिटी, लिक्विड स्टेट में है, तो अगर ये भी हो सकता है लिक्विड भी हो, लेकिन यहाँ मास है तो मास को टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता है, मास के साथ टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है. हमने 5th चैप्टर लास्ट ईयर पढ़ा था, टेम्परेचर होने से कुछ रोज पढ़े ना, चार्ल्स लॉ, फलाना लो, ये लो, वो लो, ऐसे गंदे गंदे से ग्राफ बनाए थे, कुछ ऐसे डरावने से ग्राफ है ना, ऐसे ऊंचे नीचे से कर करके, है ना, कुछ ऐसे ऊंचे ऊपर से आए थे, कोई नीचे से गए थे, है ना. ये जो ग्राफ्स है ये किससे रिलेटेड थे? वॉल्यूम से. तो अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम को कौन इफेक्ट करता है बेटा? टेम्परेचर इफेक्ट करता है, क्योंकि देखो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है ना. इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन वॉल्यूम मस्ट इंक्रीजेस. कैसे? जैसे आपने एक कंटेनर के अंदर पानी डाल के रख दिया, प्रेशर कुकर की बात कर लेते हैं, जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो वाटर वेपर होती है वो पूरे जो होल अराउंड वॉल्यूम होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, उस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है. इसका मतलब हुआ कि as we are increasing the temperature of a solution, there must be an increase in volume, and if the volume is increases, then what happens? If the volume is increases, then there must be a decrease in molarity of the solution, because here the molarity and the volume these are inversely proportional to each other. एक बार फिर से बोलूँगा, हिंदी में बोलूँगा, डरना है. देखो जब हम किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, किसी का मतलब लिक्विड से, वैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो थप्पड़ भी आ जाता है, है ना, ध्यान रखना, ऐसे किसी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना. अगर मान लो आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा. अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलारिटी का होगा डिक्रीज, बिकॉज हियर मोलारिटी एंड द वॉल्यूम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. वो एक दूसरे के उल्टा प्रोपोर्शन में है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा. कुछ भी है ना, दोनों को एक बढ़ता है दूसरा घट जाता है, ये बढ़ेगा ये घट जाएगा, या ये अगर घटेगा तो ये बढ़ जाएगा. तो अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, स्लो डाउन करते हो, डिक्रीज करते हो टेम्परेचर को, अगर वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा. वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो मोलारिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. लेकिन इधर कुछ नहीं करा, कौन है? मास. मास तो वैसे मस्त आदमी होता है, तो इसका और टेम्परेचर का कोई रिश्ता नाता नहीं है, इन दोनों में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है. इसलिए इसका कुछ नहीं हो सकता, ये बेचारा साइड में पड़ा रहता है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि टेम्परेचर से मोलारिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है. ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें आगे वाली जो टॉपिक है उसमें पढ़ना पड़ेगा. इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने केपीएस की लाइव क्लासेस को एंजॉय किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ. बाकी एंजॉय तो काय का है, इधर डब्ल्यूबी और एमपी में काय का एंजॉय है, जिंदगी झंड है, और कोई बात नहीं, यही एंजॉयमेंट है पैरासाइंस के बच्चों को, ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड टुमारो विल मीट अगेन एट द सेम टाइम 10 o'clock in the morning. Due to some problem, we late today, we rescheduled the class, but from tomorrow onwards the same timing will be there. Please join as much as you can. आपके जो आसपास के पड़ोसी बंदे हैं, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो उसका नंबर मेरे को भेज देना, उसको ज्वाइन करने के लिए रजिस्टर कर दिया जाएगा. जितने से ज़्यादा हो, ज़्यादा नहीं, 10 बच्चे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 10-12, ठीक है. ओके देन, थैंक यू सो मच. और वो एक न्यूमेरिकल जो मैंने आपको लिखाया था, प्लीज़ डू इट, अदरवाइज यहाँ से लाइव कैसे डांट पड़ती है आपको कल दिख जाएगा. और आपने वो न्यूमेरिकल कहाँ किया है उसकी फोटो आप मुझे आपके कैमरे से वीडियो ऑन करके दिखाओगे, ऐसे उल्टा सीधा करके कि सर हियर वी हैव सॉल्व्ड दिस न्यूमेरिकल, राइट. So thank you so much for joining us. Goodbye.